हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन। जैसे कि फ्रिक्शन से समझ ही सकते हैं ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। फ्रिक्शन का डेफिनेशन बोल रहा है कि द फ्रिक्शन रेजिस्टिंग द लिमिट रिलेटिव मोशन ऑफ टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और इंटेंडेड मोशन। मतलब दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में है तो एक दूसरे के अगर अपोजिट में जाना चाहता है या अपोजिट में जाता है तब जब पहले वाला या नॉर्मल वाला स्टेट था वो मेंटेन रखने के लिए जो फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करता है उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं या फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। मान लो ऊपर वाला ब्लॉक राइट साइड में जा रहा था और नीचे वाला ब्लॉक लेफ्ट साइड में जाता है, तो इनके अंदर जो फोर्स अप्लाई होगा एक दूसरे को उसी नॉर्मल स्टेट में एक साथ रखने के लिए उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ जान लेते हैं, फ्रिक्शन ये फोर्स क्यों अप्लाई होता है, नॉर्मल जगह में रखने का ज़रूरत क्या है। क्योंकि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो बोल ही देता है कि कोई ऑब्जेक्ट उसका नॉर्मल वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू रहेगा अगर वो एक वेलोसिटी लेके चल रहा है, या तो वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। ठीक है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट उसका नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, उसी वास्ते इधर भी फोर्स यूज हो रहा है, वही है फ्रिक्शन फोर्स। अब हम आते हैं पहले वाले स्लाइड पे। पहले वाले स्लाइड में हम जब देखेंगे इधर एक ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल दिया और बोल रहा है क्यों ब्रेक लगाने से रुक जाता है, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो बोला है कि you saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the block. The force of the friction always opposes the applied force. जो अभी मैं बोला, मान लो एक ब्लॉक अगर राइट साइड में जाता है, ऊपर वाले का ही मैं मान लिया जो उधर बोला था, राइट साइड में एक ब्लॉक जाना चाहता है, नीचे वाले ब्लॉक अभी कांटेक्ट नहीं दिखाया क्योंकि कुछ चीज़ बोलना है। अब ये राइट साइड में अगर जाना चाहता है, इसको रोकने के लिए ऑलवेज फ्रिक्शन फोर्स लाजमी है कि वो लेफ्ट साइड में ही लगेगा, तब जाके तो दो फोर्स इक्वल होगा, तब तो कैंसिल आउट होगा। नहीं तो एक ही साइड लगेगा तो डबल स्पीड से निकल जाएगा, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। ठीक है, हम एक्टिविटी में देखते हैं, देखा है कि पहले एक स्प्रिंग बैलेंस से आपको खींचना है, पहले खींचने से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो देखो, और एक बार पॉलीथीन ढक के खींचो। पॉलीथीन ढकने से क्या होगा, सरफेस स्मूथ हो जाएगा ब्रिक के सराउंड, तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, वही बोला है और कुछ नहीं, ईजी है चीज़ें। इधर एक क्वेश्चन है कि इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस। क्या फ्रिक्शन सब सरफेस के लिए सेम है या डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। लेट अस फाइंड आउट। मतलब फ्रिक्शन क्या सब सरफेस के लिए सेम है, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन अगर सरफेस ज़्यादा रफ हो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, सरफेस स्मूथ हो फ्रिक्शन कम होगा। और लिखा है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फिर हो ही गया है कि यस हो इसका आंसर। फ्रिक्शन कुछ कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट फिटनेस, सरफेस कितना स्मूथ है, सरफेस जितना ज़्यादा स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल जब आप ऊपर के क्लास में जाओगे उधर आपको फ्रिक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई भी ब्लॉक का आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी में जो फोर्स रहता है नॉर्मल फोर्स, तो उसका मान लो वेट है या मैटर करेगा, जब हॉरिजॉन्टल में रखा है तब नॉर्मल है, नहीं तो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से इसका डायरेक्शन चेंज होता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मान लो। तो जो नॉर्मल फोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका नॉर्मल फोर्स उतना ज़्यादा होगा तो उसका फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा।
नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किसका है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और एक स्लोप से एक मार्क करो, यहाँ से एक पेंसिल रोल को नीचे फेंको, देखो पेंसिल रोल कितना तक जाता है, मान लो इतना तक आया। नेक्स्ट बार में एक कपड़ा को रखो, उसके ऊपर रोल करो, देखो कितना तक आता है, वो थोड़ा कम आएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद बोला है कि बाली रख दो, कितना दूर आता है, वो और भी कम आएगा क्योंकि बाली सबसे ज़्यादा रफनेस देगा। तो बाली सैंड क्या करेगा, उसको ज़्यादा दूर जाने से रोकेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। अब इधर देखो क्या बोल रहा है कि इस लाइन में बोलता है कि वन रफ सरफेसेस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। कि जितना रफ सरफेस इन्वॉल्व होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इरेगुलरिटी जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं, आपको एक एग्जांपल दिया है कि आप जब भी फील करते हो कोई बॉक्स, दो बॉक्स है मान लीजिए आपके पास, एक छोटा बॉक्स एक बड़ा बॉक्स। आप छोटा बॉक्स को धक्का देकर हटाने में आपको कंपैरेटिवली कम तकलीफ होता है, कम फोर्स लगता है, बड़े को ज़्यादा। वही है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। अब देखो कितना नेसेसरी है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को इविल भी बोला है, क्यों बोला है वो भी आते हैं। पहले समझते हैं क्यों नेसेसरी है फ्रिक्शन। अपना लाइफ फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट है। कैसे, हम गाड़ी चलाते हैं, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। हम लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिजिक्स से लिखता हूँ, तो ये लिखना क्यों पॉसिबल हो रहा है, फ्रिक्शन है इसलिए। अगर फ्रिक्शन ना रहता तो लिखना पॉसिबल नहीं होता। वही है कि तीन भाग है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एक है स्टैटिक, एक है काइनेटिक, और इसी को स्लाइडिंग भी बोलते हैं। ऊपर क्लास में आप जब जाओगे तब आपको काइनेटिक मिलेगा स्लाइडिंग के वजह, स्लाइडिंग के जगह आप लोगों का क्लास में स्लाइडिंग मेंशन किया हुआ है। स्टैटिक, काइनेटिक और एक है रोलिंग बोल के। एक एक में आएंगे हम। अब आने से हम पहले देखेंगे कि पहले जो है ब्लॉक को पहले हम मूव कराने में पहले ज़्यादा टाइम लगता है या ज़्यादा फोर्स लगता है। एक बार वो स्टार्ट हो जाए उसके बाद उसको कंटिन्यू रखना इजी होता है। क्यों, क्योंकि जब ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है। ये सब आपको नोटेशन मतलब हायर क्लास में मिलेगा, नोटेशन आपको हायर क्लास में मिलेगा। तो इधर ड्यूएस और काइनेटिक फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट इन मोशन रहता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं लगता, कैलकुलेशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम है तो कंपैरेटिवली कम लगेगा। ठीक है, अब एक जनरल फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, इसमें आपका इजी होगा। एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एन है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। एफ फॉर फ्रिक्शन, म्यू हो रहा है, म्यू होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अब जब ऑब्जेक्ट मतलब स्टेबल है या रेस्ट पे है तब म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, जब ऑब्जेक्ट मूविंग है तब म्यू के लगता है। तो ओवरऑल जब स्टैटिक कंडीशन में इसका वैल्यू ज़्यादा होता है तो ओवरऑल ये वैल्यू ज़्यादा, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट का वैल्यू कम है तो ये जब मूवमेंट में रहेगा ऑब्जेक्ट तब फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। यही नॉर्मल लॉजिक है। अब नेसेसरी तो समझ गए, इविल क्यों है, ये एनर्जी लॉस कराता है। फ्रिक्शन फोर्स, मान लीजिए आप चप्पल पहन के चलते हैं, चप्पल घिस जाता है, टायर घिस जाता है गाड़ी का, क्यों घिसता है, फॉर फ्रिक्शन। तो अपना एनर्जी अपना पैसा बर्बाद करता है, दैट्स वाई इसको इविल बोलते हैं। अब इसको कम करने, फ्रिक्शन को कुछ कुछ जगह में कम करने के लिए हम और भी कुछ कुछ चीज़ें यूज करते हैं, उनको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। जैसे इंजन ऑयल आप लोग
एडवर्टाइज में देखे होंगे कैस्ट्रॉल एक्टिव ऑयल। कैस्ट्रॉल क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो जो इंजन में जो आपको एडवर्टाइज में भी दिखेगा ऐसे डंडा करके, उसका इंजन ऐसे ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जब ऑयल देंगे तो ये जो ऊपर नीचे होता है फ्रिक्शन कम होगा, तो ये जो हीट फ्रिक्शन के लिए हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो ये हीट प्रोडक्शन कम होगा तो इसका तब डैमेज होने का चांसेस कम हो जाएगा इंजन का, और इंजन अच्छे से काम करेगा, नहीं तो आग लग सकता है इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है देखिए, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। क्या हम फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं पॉलिश करके सरफेस को, या बहुत लुब्रिकेंट यूज करके? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, कभी जीरो नहीं हो सकता फ्रिक्शन। इधर उसका आंसर भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब इधर तीसरा एक फ्रिक्शन का बात बोला है आप लोगों को, रोलिंग फ्रिक्शन, जो मेरे हिसाब से तीसरा है, तो स्लाइडिंग से पहले ही दे दिया। रोलिंग फ्रिक्शन क्या बोल रहा है? व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस ऑन इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मान लीजिए एक गाड़ी है, गाड़ी का व्हील घूम रहा है सरफेस के ऊपर, इधर रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा क्योंकि रोल हो रहा है। इसका ये सबसे कम होता है। मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट न्यू एस है ना, ये सबसे ज़्यादा होगा देन म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और ये उससे भी कम होगा किससे? रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। दैट्स वाई यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम लगता है। इसलिए कोई भी चीज़ को रोल करके चलाना ज़्यादा इजी होता है, लेस देन उसको मोर देन उसको घिस के खींचना। ठीक है, क्लियर हुआ चीज़ें। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल रहा है कि स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल रहा है कि स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग। जैसे आप पंखे में देखना बियरिंग दिया हुआ है, वहाँ पे अगर घिस घिस के चलता है इतना स्पीड आपका नहीं आता और ज़्यादा फ्रिक्शन आता, बियरिंग दे दिया इसलिए इजीली पंखा आपका घूमता है। ये एवरीडे लाइफ में आपके फ्रिक्शन का काम है। अब आइए ड्रैग। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। मान लीजिए एक कोई बुलेट में एक बीकर में, लंबा सा बीकर मान लीजिए, जस्ट एज्यूम कीजिए कि एक बुलेट में फायर किया हूँ, एक बुलेट आ रहा है, इधर लिक्विड है। बुलेट जब लिक्विड से आएगा तो बुलेट जैसे ही इसके आने आएगा अंदर, तो लिक्विड भी उसका अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ पे लिक्विड के लिए वही फोर्स, वही फ्रिक्शन ड्रैग हो जाता है। ठीक है, उसको दूसरा नाम दिया जाता है ड्रैग। अभी जो एनर्जी लॉस वाला बात बोला तो वो इधर मेंशन्ड है। अब आएंगे हम इस स्लाइड का नीचे की तरफ कि नेचर का एक कैरेक्टर है हर टाइम कि आपको बेस्ट सुइटेबल आपका ढांचा आपको दिया जाए ताकि आप सरवाइव कर सके नेचर में। सेम उसी तरीके से जब बाढ़ उड़ती है तो उनका बॉडी का अपीयरेंस भी एक ग्लाइडिंग टाइप का अपीयरेंस दिया हुआ है, और उसी को देख के ही देखिए एरोप्लेन का भी ढांचा तैयार किया गया है। दो ये बाद में आप पढ़ोगे बर्नौलीज थ्योरम में कि कैसे ये काम करता है। बर्नौलीज थ्योरम ये बाद में आप देखोगे हायर क्लासेस में जाके। बस अभी इतना पता रखो कि बर्नौली थ्योरम के हिसाब से चलता है। हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला है कि केवर्ड बॉल बियरिंग है, इधर ड्रैग है, समझ में आ गया। फ्लूइड फ्रिक्शन वही ड्रैग है, बोला फ्रिक्शन आपको समझ में आया, डेफिनेशन दिया। इंटरलॉकिंग लॉक करता है उधर आपको मिलेगा। लुब्रिकेंट का बात भी बोला, रोलिंग फ्रिक्शन बोला, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोला आपको, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन कीवर्ड कवर
अब क्या क्या यहाँ से सीखने को मिला। फ्रिक्शन अपोजिस द रिलेटिव मोशन, जो पहले ही मैं डेफिनेशन में आपको बोला। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, ये भी बोला आपको। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस, ये भी बोला। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर, मतलब खून कितना भारी होगा, जितना बड़ा होगा उसका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ज़्यादा होगा, उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वही बोला है इधर। strict friction comes into play when, sorry, static friction comes into play when we try to move an object at rest, जब हम एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करते हैं तब स्टैटिक फ्रिक्शन काम में लगता है। ऑलरेडी मेंशन स्लाइडिंग फ्रिक्शंस कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से कम होता है। फ्रिक्शन हमारे काम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे चीज़ें ऑलरेडी आपको बताया गया है, एक बार पढ़ के देख लेना। इधर लास्ट में एनसीईआरटी आपको एक रिडल दिया है, ठीक है। ये रिडल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, उधर इसका आंसर बताऊंगा और उधर मैं आप लोगों को क्वेश्चन वन बाय वन आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। आप खुद से ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा जस्ट आप मैच कर लीजिएगा कितना आपका सही है नहीं है, कितना अच्छे से आया आपको। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।